नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज आप 72वीं टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाला, जो कि आपका दृष्टि का टेस्ट नंबर आपका 15 कंप्लीट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपका जनरल स्टडीज का होगा, ध्यान में रखिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा 1.25x थोड़ा स्पीड वीडियो को बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, इधर उधर ज़्यादा करने से अच्छा फ़ायदा है कि अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत और मलेशिया के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? भारत और मलेशिया के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना, बताना है कि कौन सा आपका सही है। चलिए, तो कथन 1 में देखते हैं हम लोग। ये भारत और मलेशिया के बीच व्यापक राजनीति साझेदारी है, जो कि बिल्कुल आपका बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही है। 2 में बोलिए मलेशिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय वाला देश है। अब बोलिएगा जी भैया ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो भारत और मलेशिया के संबंधों के संदर्भ में दोनों कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कौन से दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। देखिए, संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के अनुसार नई सीपीआई बास्केट में अब तक डैश वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। तो वस्तुएं और सेवाएं शामिल है, तो आपका कितना 358 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा 358। देखिए, संबोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के अनुसार नई सीपीआई बास्केट में अब 358 वस्तुएं और सेवाएं शामिल है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न बताइए। विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस 2026 का विषय है। तो विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2026 का विषय है, तो इसका विषय आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यस बी कैन एंड टीबी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है। देखिए बी कैन एंड टीबी विश्व क्षय रोग दिवस 2026 का विषय था, ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, बलिराजगढ़ बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। यहाँ लिखा हुआ है VVI, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बलिराजगढ़ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग बताइएगा कि भैया आपका मधुबनी जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए, बलिराजगढ़ जो है सो आपका मधुबनी जिला में आपका स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न बताइएगा। ठीक है, 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ कि क्या बोल रहा है, सही है या फिर गलत है। हाँ, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है। 1 सेकंड रुकिए, बता। देखिए, 1 में आपका है, यह कार्यक्रम 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित किया गया था। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिएगा, तो कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, सम्मेलन का थीम हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंध थी, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, क्या है, बिल्कुल आपका गलत है। तो इसीलिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सम्मानित आपका अनिता चौधरी को किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो। देखिए, अनिता चौधरी को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा मछली नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से पंचायत राज उन्नति सूचकांक PAI से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? श्रेणी है और अंक सीमा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ए में आपका अचीवर 90 से 100 अंक सीमा है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है फ्रंट रनर, ये आपका 75 से 90 बिल्कुल आपका अंक सीमा बिल्कुल सही है। सी में फार्मर 60 से 75 बिल्कुल सही है। देखिए, बिगिनर आपका क्या है 40 से 60, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। बाकी आप सब लोग याद कर लीजिएगा।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए, संशोधित उद्योग उत्पाद सूचकांक IIP के आधार वर्ष निम्नलिखित हैं। और आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, जब भी वीडियो पोस्ट होगा उसके बाद आप लोग को PDF वहाँ टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संशोधित औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP का आधार वर्ष निम्नलिखित है। तो आधार वर्ष आपका निम्नलिखित है, तो आपका 2022 से लेकर 23, ध्यान में रखिए 2022 और 23। माफ़ कीजिए भैया, इसका सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का सोल्यूशन आया, तो इंग्लिश का सोल्यूशन जानते करते हैं हम लोग का इंग्लिश कितना कमज़ोर है। बताइए, प्रथम विश्व योगासन चैंपियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। मतलब प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो ये आपका अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका अहमदाबाद में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। देखिए, अहमदाबाद में विश्व प्रथम योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य शीर्ष का प्रदर्शन करता रहा। मतलब कौन सा राज्य पर सबसे ऊपर में प्रदर्शन करता रहा, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, उड़ीसा, शीर्ष प्रदर्शन करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, देखिए, निम्नलिखित में से भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा है। तो निम्नलिखित में से भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा है, तो आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 100वां रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा। तो भारत ने हाल ही में आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता की आंतरिक प्रक्रिया किस देश के साथ पूरी की है। देखिए, भारत ने हाल ही में आपराधिक मामलों में पारंपरिक विविध सहायता संधि की आंतरिक प्रक्रिया किस देश के साथ पूरी की है। तो ध्यान रखिएगा, किस देश के, तो आपको नेपाल के साथ में पूरी की है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे उल्लेखित शब्दों ट्रायोंडा किससे संबंधित है। ट्रायोंडा का संबंध किससे है, तो ध्यान में रखिए। ट्रायोंडा का आपका संबंध जो है सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्या है, आधिकारिक मैच बॉल पर है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ट्रायोंडा जो है सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आधिकारिक मैच बॉल से संबंध है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है। तो निम्नलिखित में से किसने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है, तो आपका कौन जीते हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, चमन बॉर्डर किनके बीच है। बताइए, चमन बॉर्डर किनके बीच है। तो चमन बॉर्डर याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर का नाम क्या है, तो चमन बॉर्डर है, ध्यान रखिएगा इसी को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा बटन दबा दीजिएगा। बताइए, संविधान सभा की मूल अधिकार क्या, संविधान सभा का मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जेवी कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे, आपका जेवी कृपलानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। चलिए मिलान करने वाला है, तो मिलान करते हैं। चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 में क्या है, DPSP है, अनुच्छेद है। बताइए, ए में आपका है, देखिए, जन कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो ये ध्यान रखिए, इसको मिलान कीजिए तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद आपका हो जाएगा कितना में, 38 में। बी में देखिए, मानवीय कार्य परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत, ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 4 में, अनुच्छेद 42 से संबंधित हैं। बताइए, क्या ग्राम पंचायत संगठन, ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा। बाकी चार में आपका कृषि और पशुपालन संगठन, ये आपका बच गया है, तो आपका बच गया अनुच्छेद 48, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और याद कर लीजिए।
चलिए अगला नंबर प्रश्न होता है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। बताना कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन ए में देखिए आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा ली जाती है, बिल्कुल आपका सही है। दो में सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति क्या उपराष्ट्रपति का पद कार्य करने वाले व्यक्ति श्री गोपाल स्वरूप पाठक थे, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सिर्फ एक आपका सही है। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में ध्यान रखिएगा, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत के राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके भारत के राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में अनुच्छेद 229 राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है कि वह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सके, तो बिल्कुल आपका सही है। दो में है, राज्यसभा को सरकारी व्यय और विशिष्ट अनुदान मांगों पर मतदान करने के अधिकार है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तीन में आपका, राज्यसभा संसद को नए अखिल भारतीय सेवाओं पर स्थापित करने के लिए विशेष बहुमत द्वारा अधिकृत कर सकती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका क्या है, सही है। एक सेकंड रुकिए भैया, एक सेकंड माफ़ कीजिए। देखिए ए गलत है, दो भी गलत है भैया, तीन सिर्फ सही है आपका, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ तीन सही है। भारत के राज्यसभा के संबंध में कथन तीन सी है जो है सिर्फ आपका सही है, बाकी दो, एक और दो आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ सही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल तीन आपका सही है। चलिए 20 नंबर प्रश्न बताइए, भारत में सार्वजनिक हित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई, बताइए। भारत में सार्वजनिक हित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पत्ति हुई थी, बताइए कहाँ उत्पत्ति हुई थी। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ध्यान में रखिए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत में सार्वजनिक हित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति राज्य के तीनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो उसके सीट पर रिक्त के स्थान में कौन सा कथन सही है। तो यदि कोई व्यक्ति राज्य के तीनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो उसके सीट पर रिक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए उसी एक सदन सीट में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत रिक्त हो जाती है, ध्यान में रखिएगा, यानी खाली हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए, वित्त आयोग के अनुशंसा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए क्या बोला, वित्त आयोग की अनुशंसा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका अनुच्छेद 281 में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की अनुशंसाओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन। बताइए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। बताइए क्या है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, कितने समय के अंदर करना चाहिए। तो आपका 6 माह के अंदर आपका किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित आपका नहीं पूछ रहा है, बताइए कौन सा आपका सुमेलित इसमें नहीं है। देखिए ए में अनुच्छेद 343 का ये ग्राम सभा, बिल्कुल सही है। बी में आपका अनुच्छेद 243 का डी का पंचायत में सीटों का आरक्षण, बिल्कुल आपका सही है। सी में आपका अनुच्छेद 243 का एच क्या है, पंचायत के कराधान का अधिकार, बिल्कुल आपका सही है। डी में आपका अनुच्छेद 343 का जे क्या, राज्य निर्वाचन आयोग, ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सो सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका किसको नियुक्त किया था 16वें वित्त आयोग के, तो आपका
अरविंद पांडिगा को आपका किया गया था। ध्यान रखिए, अरविंद पांडिगा को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 26वां प्रश्न बताइए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों का आवंटन कौन करता है? बताइए, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के कुल सीटों का आवंटन कौन करता है? बताइए कौन करता है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप लोग बोलिएगा सीधा आपका संसद करते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संघीय विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संघ की संघीय विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, तो नहीं है तो आपातकालीन अपंत जो आपका ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 21 वर्ष नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG को केंद्र सरकार द्वारा क्या है, संकलन और रख रखाव कार्य हेतु मुक्त किया गया है? बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा आपका 1976। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 1976 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को केंद्र सरकार का लेखा संकलन एवं रख रखाव के लिए कार्य से मुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इधर थोड़ा मैथ भी है, इधर आप लोग को खुद सॉल्व कीजिएगा, आपको इस सबका आंसर हम बता देते हैं। ये 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से कमरे के तापमान पर ध्वनि के सबसे धीमी गति से गमन करती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में कमरे के तापमान पर ध्वनि सबसे धीमी गति से गमन करती है? धीमी गति से गमन करती है, तो आपका वायु जो है सबको धीमी गति से गमन करती है। ध्यान रखिएगा। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इधर आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा भैया। 35 नंबर प्रश्न देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, तो आपका अनंत होती है। बताइए, प्रतिरोधक में विद्युत शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? प्रतिरोधक में विद्युत शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? कौन सा व्यंजक सही है? तो ध्यान रखिए, तो उपयुक्त में से सभी जो है सो व्यंजक सही है। ध्यान रखिएगा। और माफ़ कीजिएगा भैया, सोल्यूशन हमको नहीं मिला है, इसीलिए हमको सिर्फ आंसर मिला है, तो आंसर से हम करवा दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा इस बार। यदि कोई धारावाही तार किसी उपकरण के धातु के क्या अब यदि कोई धारावाही तार किसी उपकरण के धातु आवरण को सीधे स्पर्श कर दे तो उत्पन्न होने वाले उच्च धारा को क्या कहा जाता है? देखिए क्या कहा जाता है, तो आपका लघु पथन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, वह सुरक्षा उपकरण कौन सा है जो अत्यधिक धारा प्रवाहित होने की स्थिति में पिघलकर परिपथ का विघटन कर देता है? तो आपका फ्यूज तार हो जाएगा। ध्यान रखिए, कौन सा हो जाएगा आपका फ्यूज तार हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 0.05 MnAOH विलयन का pH लगभग कितना होगा? तो इसका pH लगभग कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, 12.7 हो जाएगा। उसे सॉल्व करने वाला था ये, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक घड़ियां डायल तथा आपातकालीन निकाय संकेत में प्रकाशोदीप्त वर्णन के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है? व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, तो आपका तांबा मिश्रण जिंक और सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, स्मार्टफोन टच स्क्रीन स्मार्ट विंडोज आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला पारदर्शी संवाहक पदार्थ हैं? बताइए, स्मार्टफोन टच स्क्रीन और स्मार्ट विंडोज में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला पारदर्शी संवाहक पदार्थ है?
तो समभग पदार्थ आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा देखिए इंडियन टिन ऑक्साइड ITO, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए क्या है कोलोरेक्टर कोलोरेक्टर और सी तथा ग्रीवा कैंसर के लिए संयोजक चिकित्सा क्या किस प्लेटिनम आधारित दवा का उपयोग किया जाता है, किसका दवा का उपयोग किया जाता है, तो आपका देखिए ऑक्साली प्लेटिन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 43वां प्रश्न देखिए हार्मोन आपातकालीन गट निरोधक गोली जो मुख्य रूप से क्या अब्यूलेशन में विलम्ब करके कार्य करती है उसमें शामिल होता है, बताइए उसमें शामिल क्या होता है, तो उसमें होता है यूलिप्रिस्टल एसिटेंट, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए खाद्य तेलों में भंडारण की क्या गैल्वेनीकृत लौह ड्रमों का उपयोग अनुशंसा में क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं की जाती है, तो इसलिए नहीं की जाती है कि जिंक तेल में घुल जाता है और खाद्य विशेषता के कारण बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल के इंजन में नोजिंग को रोकने के लिए पहले किस एडिटिव का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था, लेकिन लेड शीशा प्रदूषण के कारण उच्च चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाता है, क्या कहता है बंद कर दिया जाता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ट्रेटा एथिल लेड, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 46 नंबर PHBV बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक है, इसका मोनोमर्स है, इसका मोनोमर्स क्या है, तो इनका मोनोमर्स आपका 3 हाइड्रा एक्सीब्यूट्रिक एसिड एवं 3 हाइड्रा एक्सीबेरिक एसिड, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया थोड़ा सा अगर पढ़ने में दिक्कत हुआ है तो आप लोग बात को समझिएगा कि मजबूरी क्या है। 47 नंबर प्रश्न बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो पाचन को नियंत्रण करने के हार्मोन का स्राव करती है, क्या हो रहा है निम्नलिखित में से किस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो क्या है चयापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्राव करती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ध्यान में रखिए थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है आपका स्रावी ग्रंथि है जो चयापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्राव करती है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा दिक्कत होगी, बताइए कैसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो हल्का, उसको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है। 35 नंबर प्रश्न देखिए तो इसका सही 48 नंबर प्रश्न देखिए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। बताइए प्रतिरक्षा अनुक्रिया के दौरान किस वर्ष एंटीबॉडी का उत्पन्न सबसे पहले होता है और यह मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है, तो सबसे पहले होता है और मुख्य रूप में सबसे पहले पाया जाता है, तो ये आपका IgM सबसे पहले जो है आपका रक्त में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये तो देखिए आपका क्या है इसमें चरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में आपका देखिए बी में आपका निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति सभी आवृत्तियों के लिए समान होती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51 नंबर प्रश्न है, देखिए एक्सियोम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए एक्सियोम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा यह स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के लिए निजी क्या सामयूक मिशनों की श्रृंखला है जिनका उद्देश्य एक्सियोम वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर प्रश्न देखिए एंजियोस्पर्म में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है,
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कार्बनिक पोषक तत्वों सुक्रोज अमीनो एसिड का परिवहन, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रंगों के रोगाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था और यह सिद्ध किया था कि विशिष्ट सूक्ष्मजीवी विशिष्ट रोगों का कारण बनते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, सेब के फल में पाए जाने वाला क्या गूदेदार खाद्य मुख्य रूप से किसके विकसित होता है? बताइए, क्या सेब के फल में पाए जाने वाला गूदेदार खाद्य भाग मुख्य रूप से किससे विकसित होता है? बताइए किससे विकसित होता है? तो ये आपका देखिए पुष्पासन से आपका विकसित होता है, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, कवक मूल सहजीविता में पोषी पादप को निम्नलिखित भाग को अधिक प्राप्त होते हैं? कवक मूल सहजीविता में पोषी पादप को निम्नलिखित लाभ अधिक प्राप्त होते हैं। तो ये आपका तो जल तथा फास्फोरस की अवशोषण, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार का गोगाबिल गोखु झील का अपवाह निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा होता है? मतलब बिहार में गोगाबिल गोखु झील का अपवाह निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा होता है? तो ये आपका होता है महानंदा और खंगार गंगा, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2026 का आयोजन मधुबनी जिले के किस प्रखंड में किया गया था? बताइए, पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी जिले के किस प्रखंड में किया गया था? बताइए किस प्रखंड में किया गया था? तो ये आपका किया गया था झंझारपुर में किया गया था, ध्यान रखिएगा, झंझारपुर प्रखंड में किया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिलहर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्या तिलहर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका कैमूर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते, माफ कीजिए भैया सोल्यूशन हमको नहीं मिला है, इसलिए हमको ये करवाना पड़ रहा है। देखिए, राहुल सकृत्यान को वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस अग्रणी कृतियों के लिए प्रदान किया गया था? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका किया गया था, देखिए मध्य एशिया का इतिहास। देखिए मध्य एशिया का इतिहास राहुल क्या सांकृत्यान को वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की उन्नति के लिए प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, फिरदौसिया सिलसिला जो मध्यकालीन बिहार का एक महत्वपूर्ण सूफी संप्रदाय था, जो प्रमुख सूफी संप्रदाय की एक उपशाखा था, तो ये आपका था क्या सोहरावर्दिया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का पारंपरिक नृत्य पावडिया किस अवसर पर पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो बिहार का पारंपरिक नृत्य क्या पावडिया किस अवसर पर पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बताइए, तो ये आपका किया जाता है बच्चों के जन्म के रूप में आपका किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 63 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया था? तो ये आपका देखिए रानी सराय का युद्ध में लड़ाई जो है आपका मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में आपका नहीं लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। 64 नंबर पर देखिए, महलबाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन आपका शायद सही है, इसमें बताना है आपका, बिल्कुल कौन सा कथन आपका सही है इसमें बताना है 64 नंबर प्रश्न का। देखिए ए में आपका है, महलबाड़ी बंदोबस्त में महल का सामान्य अर्थ कृषि क्षेत्र होता है। एक सेकंड रुक जाइए।
एक जो गलत है। दो में यह बंदोबस्त लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में लागू की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही। मारवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में कथन एक गलत है, कथन दो आपका बिल्कुल सही। आप लोग ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। 65वां प्रश्न बताइए, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्या ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, एक में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, सही उत्तर बताना था। दो में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि में स्थिति में क्रमिक सुधार हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो, कोई भी इसमें सही आपका नहीं होगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, नामधारी आंदोलन जिसे कूका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ने सरकारी नौकरियों को बहिष्कार और असहयोग का आह्वान किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका गुरु बाबा राम सिंह किए थे, ध्यान रखिएगा। 67वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 विद्रोह की विफलता का कारण नहीं था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण आपका नहीं था। तो आपका अखिल भारतीय भागीदारी जो है आपका इसके कारण जो है आपका विद्रोह का विफलता का कारण आपका नहीं था। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं 78वां प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीयों के लिए नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत भारतीयों के लिए का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती दिए थे। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। देखिए किस स्थान पर आयोजित किया, बहुत ईजी क्वेश्चन आपका मुंबई में किया गया था। तो बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, आपका एंड्रयू फ्रेजर था। बताइए रामोशी कृषि दल का गठन किसने किया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, आपका वासुदेव बलवंत फड़के किए थे। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है इधर। तिलक ने अपनी होम रूल लीग की पहली बैठक कहाँ आयोजित की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका बेलगांव में किए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है इसमें, एक सेकंड देखने दीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक में आपका असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पहला भारतीय जन आंदोलन था, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था, ये भी आपको बिल्कुल सही है। दो में आपका खिलाफत आंदोलन में थोड़े समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, बिल्कुल सही है। तीन में आपका असहयोग आंदोलन में इसके समाप्ति के बाद खिलाफत आंदोलन का अधिकार शक्तिशाली हो गया, ये आपको बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न का आंसर 1 और 2 आपका सही हो, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो एक में आपका है, एक में गांधी इरविन समझौते एक परिमाण क्या महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होना था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका गोलमेज सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधार पर विचार करना था, जो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कथन 1 और 2 आपका दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, याद करते जाइएगा पीछे पीछे। 75वां प्रश्न देखिए, और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, बिल्कुल आपका गलत है, ये आपका मुस्लिम लीग ने जो सब नहीं किया था। 3 में आपका है, आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन का विफलता थी, जो कि बिल्कुल आपका सही था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है, 2 आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। थैंक यू सो मच।